हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स 27 मार्च को, उनको देखते हुए हम फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन का सेट करा रहे हैं जीके जीएस का। इससे पहले हम 4 सेट करा दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आज हम सेट नंबर 5 लेके आए फ्रेंड्स। इनमें से जो 10 क्वेश्चन बताएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा हम लोग का, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, इस क्वेश्चन का कहने की ये मतलब है। ऑप्शन में आपको दिया है पिंगली वेंकैया, उसके बाद सरोजिनी नायडू, उसके बाद मैडम भिकाजी कामा, और उसके बाद ये एनी बेसेंट। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वो कौन थे जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा उनका डिजाइन तैयार किया था। फ्रेंड्स इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पिंगली वेंकैया। तो फ्रेंड्स पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे फ्रेंड्स। और इसके अलावे और क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी महिला है जो कि भारतीय जो ध्वज है उनको विश्व के धरती में पहली बार फहराया था, लहराया था। कौन सी महिला थी वो? मैडम भिकाजी कामा थी फ्रेंड्स। ये 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार जो भारतीय तिरंगे को फहराया था, लहराया था। जो वो चुकी देखिए फ्रेंड्स, वो अभी जैसा राष्ट्रीय तिरंगा है वो वैसा नहीं था, उससे कुछ हल्का अलग था। लेकिन क्वेश्चन पूछता बहुत बार कि विदेशों की धरती में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा उनको कौन फहराया था। तो मैडम भिकाजी कामा ने। कहाँ पे, किस देश में? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, यानी जर्मनी देश में। कब? तो 1907 ईस्वी में। तो ये सभी क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद कीजिएगा। और इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिया है सरोजिनी नायडू। अब पता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, और ये 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन? सरोजिनी नायडू, कानपुर में। आप इसे भी याद रखिएगा। और उसको मैडम भिकाजी कामा के बारे में बता ही दिए। एनी बेसेंट ये भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, आप इसे याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वो सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारत राष्ट्र कांग्रेस की एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट था, इससे रिलेटेड हम बता दिए 4 ऑप्शन में, आप इसे याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले लाइक भी कर दीजिए ताकि हम और अच्छे से आपको बता सके। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। फ्रेंड्स ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि जो वो पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था, जो भारत पर आक्रमण किए थे, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कब किए थे? तो 712 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पे दिया ही है क्वेश्चन में, लेकिन उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। कभी कभी ईस्वी पूछ लिए जाते हैं, कब आए? 712 ईस्वी में। और उसके बाद यहाँ पे नाम पूछ लिए, तो आप इसको बताना है कौन आए थे। ऑप्शन में आपको दिया है मोहम्मद गौरी, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे सिंध पर 712 ईस्वी में। हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इसलिए बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब किए थे? 712 ईस्वी में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो भारत के सिंध प्रांत जो थे उनमें किए थे। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन। कौन थे? दाहिर सेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किए थे उस समय वहाँ के राजा कौन थे? सिंध के राजा कौन थे? तो वो दाहिर सेन थे। कौन थे? दाहिर सेन थे। उसके बाद ये जो आए थे इसको भेजा था कौन? या भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कौन? तो इराक के उस समय जो खलीफा थे अल हजाज ने इन्हें भेजा था, और अल हजाज का दामाद था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और उन्होंने ही भारत पर आक्रमण करने के लिए इसको भेजा था। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में। और इन्होंने सिंध पर आक्रमण किए थे। सिंध पर आक्रमण करने से पहले ये बलूचिस्तान को भी जीत लिया था, उनके बाद सिंध पर आक्रमण किए। उसको सिंध के जीतने के बाद फिर पंजाब पंजाब वाले क्षेत्र में उनको भी अपने कब्जे में ले लिए थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। आप इसे याद रखिए। इतने सारे क्वेश्चन थे, और एक पुस्तक था उससे संबंधित फ्रेंड्स, जो कि ये जो सबूत है कि नहीं, ये जो साक्ष्य है कि मोहम्मद बिन कासिम उस पर आक्रमण किए थे, सिंध पर आक्रमण किए थे, और वहाँ की जितने महिला है उसको उसको मार दिए थे दाहिर सेन राजा को, और उनका बेटी को ले गए थे फिर इराक। और ये सभी घटना जो एक बुक में है, एक पुस्तक में है, और वो पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स चचनामा। क्या फ्रेंड्स? चचनामा। आप याद रखिएगा, चचनामा पुस्तक है, उसी से हम लोग जानकारी मिलती है। हाँ, इतना ईस्वी में आक्रमण किए थे, फला आक्रमणकारी इस पर आक्रमण किए थे भारत पर, सिंध पर। कौन सा पुस्तक का नाम क्या था? चचनामा। और उसका लेखक था अली अहमद। कौन था? अली अहमद। तो फ्रेंड्स ये सारे जानकारी थे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी से संबंधित, जो कि मीर कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम। इससे मीर कासिम नहीं फ्रेंड्स, वो तो कौन चल जाएगा? बंगाल जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें मीर कासिम चल जाएगा। ये मोहम्मद बिन कासिम था।
तो फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन थे हम बता दिए। और इसके अलावा ऑप्शन में मोहम्मद गोरी दिया, पता है कि वो जो 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद बाबर पता ही होगा जो मुगल वंश के संस्थापक थे, और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के थे। आप इसे याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को हम बता दिए। चूँकि देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन एक ही था कि आक्रमणकारी कौन थे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, लेकिन इसके अलावा जो सारे फैक्ट बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि देखिए फ्रेंड्स, ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन था। हिस्ट्री की कहानी बनाकर पढ़िएगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक एक मतलब क्वेश्चन दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा ना, तो आप बात ही मत छोड़िए, इतना मतलब आसान हिस्ट्री चाहे। इसलिए आप लोग सिर्फ कहानी बना एक एक पॉइंट को जोड़ के याद कीजिएगा ना, तो तुरंत आपको याद होगा, तुरंत घुसेगा, तुरंत एग्जाम में जो माइंड से निकलते जाएगा, आप लोग बनाते जाइएगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मेरा तो फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है कि मतलब बिंबिसार, बिंदुसार नहीं फ्रेंड्स, बिंबिसार। बिंदुसार में हम अंतर बता दे रहे हैं, कौन थे बिंबिसार कौन थे बिंदुसार। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फिलहाल कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन में आपको दिया राजगिरी, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, राजगिरी। मगध की राजधानी बिंबिसार के समय राजगिरी थे फ्रेंड्स, जिन्हें गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। और बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। वो बिंदुसार थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और इनके समय मगध की राजधानी राजगिरी थी, जिसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। और इसका बेटा था कौन, अजातशत्रु, जो बाद में अपने पिता को जेल में घुसा के बाद में मार भी दिया था। अजातशत्रु, उनका बचपन का नाम कुनिक था। अजातशत्रु का बचपन का नाम कुनिक था, और ये बिंबिसार का बेटा था, और ये हर्यक वंश से था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि किस जो हर्यक वंश के कौन से शासक थे जिनके समय मगध की राजधानी वो राजगिरी से पाटलिपुत्र लाया था। यानी कि मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन से शासक ने लाया था, तो उदयन ने लाया था। कौन, उदयन ने लाए थे मगध की राजधानी राजगिरी से कहाँ, पाटलिपुत्र। और उदयन अजातशत्रु का बेटा था। उदयन अजातशत्रु का बेटा था, आप इसे याद रखिएगा। तो ये सभी हर्यक वंश से संबंधित थे। तो इतने सारे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये हिस्ट्री से सभी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश, कुजुल कटफिसस इनके संस्थापक थे, और इनका महानतम शासक कौन थे फ्रेंड्स, कनिष्क। कौन थे, कनिष्क। आप इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन से पहले हम इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन में आपको दिया है धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। यानी आर्किटेक्चर जानते हैं, भवन का जो निर्माण का नक्शा उसा तैयार करता था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था, तो कुषाण वंश के काल में हुआ था सबसे अधिक विकास वास्तुकला का। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे, और इनका प्रसिद्ध जो फेमस शासक थे वो कौन थे, कनिष्क। कौन थे, कनिष्क। और इसी के मतलब कनिष्क थे, उनके मतलब जो राजधानी था, पहला राजधानी था पुरुषपुर, उसके बाद मथुरा राजधानी कर दिया था कौन, कनिष्क। आप इसे याद रखिएगा, कुषाण वंश से संबंधित सारे फैक्ट। और इससे अलावे ये तो वास्तुकला हुआ, कुषाण वंश के काल में किसका विकास सबसे अधिक हुआ, तो वास्तुकला का। अगर पूछेगा चित्रकला का विकास सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था, तो जहांगीर के समय चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। चित्रकला का सबसे अधिक विकास जहांगीर शासनकाल में। और एक पुस्तक स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक किसके मतलब शासनकाल में था, तो वो शाहजहां के। उसके देखिए मतलब अजूबा, 7 अजूबा, ताजमहल किसके शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में। तो आप याद रखिएगा कि स्थापत्य कला का विकास सबसे अधिक शाहजहां के काल में हुआ था। उससे पहले भी हुआ था फ्रेंड्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हिंदू मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से भी देखा जा रहा है कौन, स्थापत्य कला का बड़े बड़े मतलब नगर है, वो सभी पता है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे। उसके बाद अकबर के समय में भी मतलब स्थापत्य कला का मतलब देखा गया, विकास देखा गया। लेकिन चरम पर पहुंच गया था किसके समय, शाहजहां के समय। क्योंकि शाहजहां के समय बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े भवन है उनका निर्माण किया गया था, लाइक दैट, जैसे मतलब क्या हो गया उसको क्या बोलते हैं, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे मतलब किले का निर्माण किए थे कौन, शाहजहां। इसलिए कहा जाता है कि स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। चित्रकला का सबसे अधिक विकास मतलब किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। और उसके बाद वास्तुकला का सबसे अधिक विकास कुषाण काल में। तो ये तीनों काल को याद रखिएगा, तीनों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थापत्य कला शाहजहां, चित्रकला जहांगीर, वास्तुकला कुषाण। तो इतने सारे क्वेश्चन को हम बता दिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप इसे याद रखिएगा। तो यही तो बहुत सारा फैक्ट हो गया, और कितना फैक्ट आप लोग को चाहिए। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर।
तो फ्रेंड्स देखिए, जितना हम बोलते हैं फ्रेंड्स ना, उनका उतना अगर आप लोग सुन लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा, तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत, ये जो 10 क्वेश्चन है आप लोग 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। जितना हम बोलते हैं आप लोग सिर्फ उसको अच्छा से अगर सुन लिए तो। फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, शक पंचांग का प्रथम मास होता है, कौन सा महीना शक पंचांग का प्रथम मास होता है? जो कि देखिए फ्रेंड्स, जो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसे किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कहा जाता है, शक पंचांग को कहा जाता है। तो कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा था कि उस जो पंचांग है शक संवत, उनका प्रथम मास, प्रथम महीना क्या कहलाता है? ऑप्शन में आपको दिया चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चैत्र। चैत्र शक संवत का प्रथम माह है। हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? अंग्रेजी में होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीना है, चूंकि साल में 12 महीने थे, 12 महीने ये हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी अंग्रेजी में हो गए। लेकिन शक संवत के अनुसार जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा? शक संवत। इनके अनुसार मतलब प्रथम महीना कौन सा? चैत्र है। चैत्र कहाँ से शुरू होता है? अप्रैल से। कहाँ से? अप्रैल से। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन। आप इसे याद रखिएगा। हिंदी में, इंग्लिश तो में सबको याद है जनवरी, फरवरी, लेकिन हिंदी में सबको याद नहीं है। तो जिस तरह हिंदी में शक पंचांग जो राष्ट्रीय पंचांग है उनका प्रथम माह मतलब चैत्र होता है। चैत्र कहाँ शुरू होता है? अप्रैल से। कहाँ से? अप्रैल से। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन, ये 12 महीने हिंदी में। आप इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से प्रथम मास चैत्र हो जाएगा, यानी अप्रैल से शुरू होता है। और अंतिम माह पूछेगा, अंतिम माह भी पूछता है तो वो फागुन हो जाएगा ना। फगवा लो होली खेले, फगवा में होली होता, तो फाल्गुन, फाल्गुन महीना मतलब अंतिम माह होता है शक संबंध के अनुसार। आप इसे याद रखिएगा। प्रथम महीना चैत्र, ये अप्रैल से शुरू होता है, और अंतिम महीना होता है फागुन, जो कि मार्च में खत्म होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद कीजिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले विक्रम संबंध थे, शक संबंध से पहले, तो ये सारे संबंध थे। और आधुनिक भारत का राष्ट्रीय संबंध कौन सा है? शक संबंध। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? फ्रेंड्स देखिए, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हिस्ट्री का था, अब ज्योग्राफी का है। इससे उससे भी पहले मतलब पॉलिटी का था। हम पहले बता दिए कि सारे सब्जेक्ट से एक नए क्वेश्चन रहेंगे, और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो पूछा उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा जो रेखा है, बॉर्डर लाइन, उनका नाम क्या है? ऑप्शन में आपको दिया हिंडेनबर्ग रेखा, उसके बाद मैगिनॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 17वीं समानांतर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, हिंडेनबर्ग रेखा। हिंडेनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जर्मनी और पोलैंड देश के बीच कौन से सीमा रेखा है? तो हिंडेनबर्ग सीमा रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। इनके अलावा कौन सा है? मैगिनॉट रेखा किनके बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। रेड क्लिफ तो पता ही है, भारत पाकिस्तान के बीच। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, 17वीं समानांतर रेखा। आप इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा मैकमोहन पूछता है, भारत चीन के बीच है, आप उसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इतने सारे थे जो बॉर्डर लाइन से संबंधित क्वेश्चन थे, हम सभी को बता दिए, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ये पॉलिटी से क्वेश्चन फिर आ गया फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। तो बताना, जो आर्टिकल 356 है, 356 356 आर्टिकल, ये किससे संबंधित है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन में आपको दिया पिछड़े वर्गों की नौकरियों में आरक्षण, धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, उसके बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन थे, आपको बताना है कि आर्टिकल 356 किससे संबंधित है, तो क्या प्रदान करता? तो ये किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो संबंधित है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 यानी 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। जो आपातकाल है फ्रेंड्स, आपातकाल सबसे पहले बता दे कि ये आपातकाल 3 तरह होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल वो अनुच्छेद 360। तो आप याद रखिएगा तीनों को, 352, 356, 360, 52 4 56, 56 4 60, 4 साल बाद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। जो कि वित्तीय आपातकाल एक ऐसा आपातकाल है जो अभी तक नहीं लगा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आपातकाल जो अभी तक नहीं लगा है, तो वो जगह वित्तीय आपातकाल। कौन आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। एक बार 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ था, उसके
बाद 1971 ईस्वी में, उसके बाद 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। उस समय बहुत क्वेश्चन पूछता कि जब इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय भारत के राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखिएगा, मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, यानी कि आपातकाल इमरजेंसी से संबंधित। आप सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पॉलिटी से रिलेटेड था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम भी फ्रेंड्स 5-6 मिनट तक बोलेंगे। और सभी को जितना भी बात बोलेंगे उन सबको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संशोधन में वर्णित किया गया था? फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य थे, मतलब मूल कर्तव्य, ये संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतलब वर्णित है? ऑप्शन में आपको दिया है 44 में, 42 में, 52 में, 51 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। हम इससे रिलेटेड सभी शुरू से बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए, पहले सुनने में ज़्यादा याद होता है। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा जो संविधान है फ्रेंड्स, उसमें जो कहा जाता है कि पहले मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मतलब 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य यानी 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कितने? तो 10 मौलिक कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इतना तो आप लोग याद हो गया होगा, आप लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानता होगा हम लिख भी दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन इससे बनता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे, 0 थे, 0 बटा सन्नाटा, एक भी नहीं थे। जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य। और कहाँ से लिए गए थे, किस देश से? तो ये रूस से लिए गए थे। कहाँ से? USSR से उस समय लिए गए थे, रूस से लिए गए थे। आप इसे याद रखिएगा। और जाके क्या कहते हैं, 10 लिए गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। और जो 11वें मौलिक कर्तव्य है उनको जोड़ा कब गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जाके कहते हैं कि 11 जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें है क्या? वो तो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। उसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनमें शिक्षा का अवसर मतलब उपलब्ध कराना। उन सभी बच्चों को जिनका उम्र 6 से 14 तक के बीच है उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, ये 11वें जो मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया है। और जोड़ा कब गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आप इसे याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन को बता दिए इससे रिलेटेड। और हम बता देते हैं कि जो प्रस्तावना में फ्रेंड्स जो 3 शब्द जोड़ा गया था वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था भारतीय प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। तीनों को याद रखिएगा कब जोड़ा गया था? वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड याद कीजिएगा। और जो हमारे संविधान से संबंधित क्वेश्चन थे हम आपको बता दिए, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी बता दिए। कितने सारे क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन इसके अलावा जितने भी हम फैक्ट बताए उनको आप याद रखिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चूँकि देखिए फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन था। हम प्रत्येक दिन 10 मिनट का मात्र वीडियो बना, आज चले गया 18-19 मिनट तक, 8 को अभी तो और क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करा दे रहे हैं कि भारतवर्ष जो भारत की जल क्षेत्र सीमा है कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील, 10 नॉटिकल मील। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नॉटिकल मील तक जो जल क्षेत्र है भारत का, वहाँ मतलब वहाँ तक फैला हुआ। कहाँ? 12 नॉटिकल मील तक। संलग्न क्षेत्र फ्रेंड्स वो 24 नॉटिकल मील तक। और जो महाद्वीपीय तट है वो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ। तो इतने सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। मेन इसमें पूछा गया था कि जल क्षेत्र का सीमा कहाँ तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ भारत का। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। और ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, यानी मिस वर्ल्ड भारत की, वो कौन सी महिला थी जो पहले मिस वर्ल्ड बनी थी? सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया लारा दत्ता, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। रीता फारिया यह भारत की प्रथम महिला थी और एशिया की प्रथम महिला थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी? 1966 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था उस समय? तो लंदन में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। भारत का प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। अभी हाल ही में फ्रेंड्स हरनाज संधू बनी है मिस यूनिवर्स। कौन? हरनाज संधू। आप उसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन बता दिए। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेट के साथ।